नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं दृष्टि आईएएस का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, ठीक है। जिसमें जो है हम सबसे पहले अगस्त का देखेंगे और अगस्त से चलते चलते जो है जनवरी 2021 तक, ठीक है, जनवरी 2022 तक देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक ही है। तो इसमें जो है अगस्त की बात करें तो अगस्त में जो है 4 न्यूज़ केवल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी बात चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ हमारा है बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021, ठीक है। तो इसमें जो है चर्चा में क्यों रही थी, तो इसके बारे में बात करें तो बिहार विधानसभा ने जो है सर्वसम्मति से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को जो है सर्वसम्मति से जो है पारित कर दिया है। ये न्यूज़ है। इसका जो है प्रमुख बिंदु अगर देखें तो बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं खेल व युवा मंत्रालय के जो मंत्री जो है डॉक्टर आलोक रंजन झा ने इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया था, ठीक है, पास हो चुका है। और इसके साथ ही ये जो है देश का जो है 6ठा राज्य बन चुका है खेल विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। उल्लेखनीय है कि बिहार से पूर्व जो है गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है खेल विश्वविद्यालय ऑलरेडी स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसके बारे में अगर जाने बिहार इस विश्वविद्यालय के बारे में, तो ये जो है मुख्यालय इसका राजगीर नालंदा में हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त राजगीर में ही जो पहले से बन रहे हैं स्पोर्ट्स एकेडमी, तो इसी विश्वविद्यालय के अंदर जो है स्पोर्ट्स एकेडमी जो बन रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय में बिहार राज्य की महिला के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। इससे बिहार को एक स्पोर्टिंग पावर बनने में मतलब सहायता मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे दिया गया है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण जो है बिहार के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी जो है दूसरे राज्य की तरफ से खेलने लगते हैं। आप सभी को पता है कि ईशान किशन जो कि बिहार के हैं और उन्होंने झारखंड की तरफ से खेला था, क्योंकि वहाँ पे जो है बिहार में मूलभूत अवसर मतलब जो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने झारखंड की तरफ से खेला था। और इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ अगर देखें, अगला न्यूज़ कौन सा है, तो जन्म मृत्यु का विवरण अब पोर्टल पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है बिहार सरकार जन्म मृत्यु विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया है। और आधिकारिक सूत्र, इसमें प्रमुख बिंदु की बात करते हैं कि आधिकारिक सूत्र के अनुसार जो है कोरोना काल में हुई मौत के आंकड़े आने में हुई परेशानी के बाद ये जो है निर्णय लिया गया है। तो इसके किसके द्वारा तैयार किया जाएगा ये देखते हैं। तो आईटी विभाग की ओर से यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर जन्म मृत्यु का ब्यौरा अपलोड होने लगेगा, ठीक है। इसके साथ ही बिहार जन्म मृत्यु के आंकड़े में सार्वजनिक करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये न्यूज़ हो गया है कि यह जो है देश का पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। पोर्टल के माध्यम से जन्म मृत्यु आंकड़े का सार्वजनिक किया जाएगा। और इसके लिए जो है इसका जो है क्रियान्वयन कौन करेगा, तो इसकी बात करें तो इसमें जो है अपलोड करने में तैयारी नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। और आंकड़े अपलोड करने का दायित्व जो है वार्ड पार्षद पर रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, तो जैसे कि वार्ड पार्षद के माध्यम से वीडियो को भेजा जाएगा और वीडियो जो है जिला में भेज देगी और वहाँ से अपलोड हो जाएगा। इस तरह से कार्य किया जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ हमारा है रोहतास के पांडुका में सोन नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। तो इसमें जो है अध्यक्षता में है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में है राज्य कमेटी की बैठक में जो है रोहतास के पांकुड़ा में सोन नदी पर 2 किलोमीटर लंबे पुल का जो है निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। तो इसमें क्या है, पुल बनाएगा कौन बनाएगा, तो बिहार राज्य पुल निगम इसको बनाने वाला है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति बिहार राज्य सरकार ने दे दी है, ठीक है। तो इसमें क्या है और इसकी और भी प्रमुख बात करें तो इसमें जो है झारखंड में गढ़वा जिले के श्रीनगर और बिहार के रोहतास जिले में नौहट्टा के पंडुका के बीच यह पुल बनने वाला है, ठीक है। और लगभग 68 किलोमीटर नई सड़क भी बनेगी। पुल के साथ जो है 68 किलोमीटर सड़क भी बनने वाली है। इसकी कुल लागत है 210 करोड़ 13 लाख रुपया और मार्च 2024 तक जो है ये पुल तैयार हो जाएगा, ठीक है।
अगला न्यूज देखते हैं। तो अगला न्यूज है हमारे पास, बिहार में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी थी। अगस्त का न्यूज है यहाँ की। तो 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी हुई थी। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो घोषणा जो हुई थी, अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी हुई थी चुनाव के लिए, मतलब ठीक है। और 11 चरण में संपन्न हुआ है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस ये दो न्यूज आप ध्यान रखिए यहाँ पे। 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना हुई थी और 11 चरण में संपन्न हुआ, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप आगे देखते हैं अगला मंथ का। तो आइए अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स का सितंबर का सीरीज। तो सितंबर में हम देख लेते हैं तो कौन कौन से न्यूज़ इसमें है। तो इसमें पहला न्यूज़ अगर बात करें सितंबर का, बिहार का, तो इसमें जो है नीति आयोग की रैंकिंग में जो है शेखपुरा स्वास्थ्य विभाग को देश में जो है 7वां स्थान मिला हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। तो इसके जो है प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं पहले, कि कोविड के कारण उत्पन्न जो परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा जिलेवार रैंकिंग जारी की गई थी, ठीक है। तो शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को यह उपलब्धि जो है, उपलब्धि का आधार देख लेते हैं, ठीक है। तो मातृत्व स्वास्थ्य है, संस्थागत प्रसव है, सहित स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए, मतलब इसके जो है 3 आधार प्रदान मतलब बताए गए हैं कि 3 मतलब आधार पे जो है इन्हें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा है? मातृत्व स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए इन्हें 7वां स्थान पूरे देश में जो है मिला है। आगे है नीति आयोग द्वारा जारी जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान जो है मणिपुर के चांडेल, दूसरे स्थान पर झारखंड के साहिबगंज और तीसरे स्थान पर पंजाब के फिरोजपुर को मिला हुआ है, ठीक है। और 7वां स्थान पे हमारे बिहार को मिला हुआ है, ठीक है, शेखपुरा को। तो इसमें आगे है नीति आयोग के अनुसार कृषि, शिक्षा, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है शेखपुरा की स्थिति काफ़ी दयनीय होने के बावजूद भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 7वां स्थान जैसे ही प्राप्त हुआ तो जिला स्वास्थ्य विभाग को 3 करोड़ के अतिरिक्त राशि का आवंटन केंद्र की तरफ से मिला है, ठीक है। तो ये एक अच्छा बात है। आगे है साराभाई मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो बिहार के जो है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को, ठीक है। तो इसे वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु है NCTS के अध्यक्ष चंद्रमौली जोशी ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर डिजिटल तरीके से हुए कार्यक्रम में बिहार के निवासी अनंत कुमार को इस संगठन की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई, ठीक है। चंद्रमौली जी के अनुसार अनंत कुमार करीब 2 दशक से कमजोर तबके के विद्यार्थी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT में दाखिले से संबंधित परीक्षा जो JEE एडवांस के लिए कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उन्हें जो है JEE एडवांस में कोचिंग मतलब JEE एडवांस की तैयारी के लिए जो है कोचिंग दे रहे हैं। तो इसी के लिए मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये कोई खास न्यूज़ नहीं था। तो आगे है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारा। बिहार में पोटास, क्रोमियम, निकेल का जो है खनन की जो है मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें जो है बिहार में औरंगाबाद और गया ज़िले में पोटास और रोहतास ज़िले में है क्रोमियम एवं निकेल। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि क्या है, औरंगाबाद तथा गया में जो है पोटास का खनन होगा और रोहतास ज़िले में जो है क्रोमियम तथा निकेल दोनों का खनन भारत सरकार ने इसके लिए बिहार सरकार को मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसमें प्रमुख बिंदु देख लें अगर, तो नई दिल्ली में आयोजित खनिज की खोज पर आधारित उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें बिहार के खनन के लिए 4 ब्लॉक आवंटित किए गए, ठीक है, 4 ब्लॉक। तो जिसमें देख ले 4 ब्लॉक में कौन कौन से है, तो औरंगाबाद एवं गया में एक ब्लॉक आवंटित हुए हैं पोटास के लिए, ठीक है। और रोहतास के लिए क्रोमियम एवं निकेल के एक माइनिंग ब्लॉक आवंटित किए गए। कुल 4 जो है माइनिंग ब्लॉक जो है आवंटित किए गए हैं। आगे है जो इनमें जो है इन खनिज के 4 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। बिहार में रोजगार सृजन मतलब होगा, इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती होगा और बिहार के खनिज भंडारण वाले राज्य में जो श्रेणी में थोड़ा सा तो आगे आएगा ज़रूर, क्योंकि खनिज के मामले में बिहार तो पता ही आपको कितना पिछड़ा हुआ है। तो इससे कुछ
थोड़ा बहुत जो है आएगा श्रेणी में आगे। नेक्स्ट है पोटास के द्वारा बिहार के खाद्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, खाद्य उद्योग को पोटास से बढ़ावा मिलेगा बिहार में। इसी प्रकार क्रोमियम एवं निकेल आधारित इस्पात उद्योग के लिए मतलब यूज होते हैं। तो आपको पता है कि इस्पात उद्योग में ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आगे है उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने पुष्टि की है कि बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास और रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकेल के भंडार भारी मात्रा में उपलब्ध है। इसी मद्देनज़र जो है देखते हुए इन्होंने खनन की मंजूरी दे दी है। अब अगला हमारा करंट अफेयर्स है 175 टन भार वाले उठाने वाली क्रेन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें न्यूज़ में क्यों रहा था कि जमालपुर रेल कारखाना इंजीनियर एवं तकनीशियन द्वारा जो है 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का डिजाइन एवं लागत संबंधी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। ठीक है, तो आइए अब आगे हम इसका प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसमें, तो जमालपुर रेल कारखाना एशिया का पहला ऐसा रेल कारखाना है जिसमें 140 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी विशेषता यह कि 90 डिग्री पे एंगल पे भी यह काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है, इससे पहले जो है महाराष्ट्र के परेल कारखाने में इसे क्रेन बनाने की कोशिश की गई थी, बट असफलता प्राप्त हुई, मतलब सफल नहीं हो पाए। तो आगे है इस अभी तक सिर्फ चीन और जर्मनी में ही 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद बिहार में भी है जो है जमालपुर रेल कारखाना में इसका मतलब निर्माण किया जा रहा है। अगला हमारा है बिहार के ज़मीन से जुड़े विवाद की सुनवाई फिर से शुरू करेंगे DCLR। ठीक है, DCLR मतलब डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं। 16 सितंबर 2021 को बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता यानी कि DCLR को फिर से ज़मीन से जुड़े विवाद की सुनवाई के लिए अधिकार मतलब दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो इससे जो है इससे पहले 8 साल से यहाँ पे मुकदमा चल रहा था इसके ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दखल के बाद DCLR को यह फिर से अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, आगे है इसमें जो है ये विवाद के बारे में जानकारी लेते हैं कि तो गौरतलब है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अभियान 2009 के जरिए DCLR को भूमि विवाद की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। बट ये क्या हुआ कि 2013 में महेश्वर मंडल नामक रैयत ने पटना हाई कोर्ट में इसे मतलब अधिनियम को चुनौती दे दी। तो उसके बाद जो है 2018 में जो है इस पर कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया था। तो और नवंबर 2018 में आदेश जारी कर DCLR के अदालत सुनवाई करने पर रोक लगा दिया गया था। अभी फिर से आदेश दे दिया गया है। ठीक है, आगे है बिहार के 40 कलाकार को सरकार ने दिया सम्मान। ठीक है, इसमें जो है बिहार के 40 कला, तो इसमें देखते हैं 16 सितंबर 2021 को बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के तत्वाधान में बिहार संग्रहालय में आयोजित राज्य पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राज्य भर के 40 शिल्पियों और कलाकार को 2017-18 के लिए पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, आगे इसके बिंदु देख लेते हैं। तो इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा बिहार सरकार राज्य हर जिले में एक हस्तशिल्प को विकसित करेगी और जिले का पहचान बनाया जाएगा उसके आधार पे। तो इसमें जो है राज्य पुरस्कार की राशि 22,000 से बढ़कर 50,000 रुपये कर दी गई। साथ ही राज्य मेगा पुरस्कार की राशि अब 11,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। ठीक है, इस तरह का न्यूज़ है। और राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप इसका देख सकते हैं, बस काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार के जो है 2 कैडेट चयनित हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार के 2 कैडेट जो है चयनित हो चुके हैं। इसमें है 2019-20 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए पूरे देश में जो है चयनित 30 NSS स्वयं सेवक को में 2 बिहार के कैडेट भी शामिल हैं। तो इसमें आगे प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चयनित इन 2 कैडेट में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के JPM कॉलेज की छात्रा ममता कुमारी,
छात्र ममता कुमारी तथा मगध विश्वविद्यालय के छात्र विशाल राज शामिल हैं। ठीक है, दो कैडेट में। आगे है, उल्लेखनीय है कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा प्रत्येक वर्ष एनएसएस के अति सक्रिय स्वयंसेवक स्वयंसेविका कार्यक्रम पदाधिकारी एवं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वय में को राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। तो पूरे देश में 30 स्वयंसेवक, 10 कार्यक्रम पदाधिकारी और 2 कार्यक्रम समन्वय को प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 30, 10 और 2 प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है 2 बिहार के कैडेट भी शामिल हो चुके हैं। अगला है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। तो इसमें चर्चा में क्यों रहा था, तो बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पटना के सभी जेल एवं अस्पताल के रसोइयों का हाइजीन ऑडिट शुरू किया है। मतलब पटना के जितने भी जेल हैं और अस्पताल की रसोई में है तो हाइजीन ऑडिट शुरू कर दिया है, उसका जांच किया जाएगा। तो इसमें जो है अप्रैल 2021 में आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी द्वारा ईट स्मार्ट चैलेंज प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2021 में। ठीक है, तो इसमें स्मार्ट सिटी मिशन एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे इस चैलेंज में पटना सहित देश भर के 141 शहर ने भाग लिया था। ठीक है, 141 शहरों ने इसमें भाग लिया था। तो इसमें है क्या है, चैलेंज के अंतर्गत कम से कम 4 कैंपस, शैक्षणिक, कार्यालय, जेल और अस्पताल जहां खाद्य सामग्री बनाने में एवं खिलाने की व्यवस्था है, उनकी 115 मापदंड के आधार पर हाइजीन ऑडिट कराई जाएगी। ठीक है, 115 मापदंड के आधार पर इसका जो है हाइजीन का टेस्ट और ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में 85% अंक लाना अनिवार्य है। इन अंक के आधार पर FSSAI द्वारा कैंपस को ईट राइट कैंपस घोषित किया जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में अभी मतलब आपने पढ़ा होगा कि 5 कुल रेलवे स्टेशन को मिल चुका है ईट राइट कैंपस का अधिकार। जैसे कि अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला हुआ है ईट राइट कैंपस का मतलब पुरस्कार मिल चुका है। तो इस चैलेंज का उद्देश्य शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प चुनने एवं स्वास्थ्य एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण में मदद करना इसका उद्देश्य है। अगला है देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने रचित राज। ये भी हमने कई बार करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है। तो इसमें जो है हाल ही में बिहार के रचित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर जिले के पुलिस अधीक्षक की गोपनीय शाखा में की गई है, पुलिस अधीक्षक के गोपनीय शाखा में की गई है, देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने हैं। ये रचना से रचित बने रचित राज बिहार पुलिस के 2018 बैच के सिपाही हैं। आगे देखें तो इसमें 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार बनाम भारत संघ यानी कि नालसा बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। आपने पढ़ा हुआ है नालसा बनाम भारत संघ में जो जजमेंट हुआ था। तो गौरतलब है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार करना या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अनुचित व्यवहार शामिल है। इससे में रचित राज की नियुक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इसे। अगला करंट अफेयर्स हमारा है पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल। तो इसमें जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में यहाँ पे लागू किया जाएगा रोहतास मॉडल को। तो इसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। रोहतास मॉडल है क्या, तो रोहतास मॉडल के तहत एस्ट्रोबलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव वाली पराली कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। मतलब हाई प्रेशर क्रिएट करके पराली को कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है और इस बंडल को डेयरी समिति में बेचा जाता है, जहां इसका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। और इससे न केवल कृषक को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है, बल्कि पशुपालक के चारे से संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिल सकता है इससे। उल्लेखनीय है कि कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के इस पराली प्रबंधन
मॉडल को मई 2021 को में जो है इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित इस पराली प्रबंधन को मिल चुका है। 2021 का जो है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 इस मतलब मॉडल को, रोहतास मॉडल को मिल चुका है। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा है शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार के 5 स्थल को चयनित किया गया है। ठीक है, शैक्षणिक मतलब जो है स्थल के लिए, शैक्षणिक पर्यटन के लिए जो है। ठीक है, इसमें देखते हैं तो यूजीसी द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजीसी द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में जो है 100 स्थल को चिन्हित किया गया है, जिसमें जो है बिहार के 5 स्थल संबंधित हैं। तो ये 5 स्थल कौन कौन से हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इसमें 5 स्थल के बारे में देख लेते हैं। सासाराम हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, बोधगया होगा, नालंदा हो गया और वैशाली। ठीक है, सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा तथा वैशाली जो है 5 स्थलों को चयनित किया गया है। तो इस पर्यटन स्थल का मतलब विवरण दिया गया है। तो क्या क्या है, तो नालंदा जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संघर्ष मतलब संरक्षण में जो है अधीन विकसित हुआ था। बोधगया की बात करें तो बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सही है। उसके बाद वैशाली में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विशाल शक्तिशाली गणराज्य था, जहाँ लिच्छवी शासक द्वारा बुद्ध के निवास के लिए ये जो है निर्माण करवाया गया था। महावन में कटाग्रशाला का निर्माण। ठीक है, अगला है राजगीर। राजगीर में गौतम बुद्ध के 8 महास्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है राजगीर, इसलिए इन्हें विकसित किया जा रहा है। इसके बाद है सासाराम। रोहतास जिले में स्थित सासाराम के निकट चंदन शहीद से प्राप्त मतलब लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे मौर्य विजय की पुष्टि होती है। इस तरह से कुल जो है बिहार में 5 स्थलों को जो है जो शैक्षणिक पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है जल जीवन हरियाली अभियान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है अगस्त 2021 की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश में बक्सर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगस्त 2021 में रैंकिंग जारी हुई थी। तो इसमें इन मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो यह रैंकिंग ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10 आयामों के आधार पर निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किसके द्वारा निकाला जाता है, ग्रामीण विकास विभाग, और आधार कितने हैं, 10 आयाम पे निकाला जाता है, प्रत्येक माह जारी की जाती है। ठीक है, अगस्त 2021 की रैंकिंग में बक्सर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहीं गया को द्वितीय, जहानाबाद को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे है इस रैंकिंग में अगर देख लीजिए यहाँ पे कि शिवहर को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको, और राजधानी पटना को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा देश का पहला महिला कमांडो दस्ता गठित किया गया है, जो कि देश का जो है पहला राज्य है बिहार। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चुनी गई 92 महिला सिपाही को महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित सीआरपीएफ सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिलाई गई। ठीक है, 3 महीने के प्रशिक्षण में इन्हें बड़े बड़े हमले को नाकाम किया और विशेष परीक्षण के साथ छोटे बड़े अत्याधुनिक हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सुरक्षा के अलावा एटीएस एवं एसटीएस में इसकी तैनाती होगी। ठीक है, ये न्यूज़ था और ये हमारा लास्ट न्यूज़ था सितंबर का। तो आइए अब अगला मंथ यानी कि अक्टूबर का देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं अक्टूबर का न्यूज़। ठीक है, तो अक्टूबर में क्या क्या न्यूज़ बना है तो इस पर चर्चा करें। तो इसमें जो है नीति आयोग की तर्ज पर एक रैंकिंग जारी की जाएगी तो बिहार में। ठीक है, ये न्यूज़ है। तो इसमें क्या है कि बिहार के जो है योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग के तर्ज पर जो है 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जो है पूरे प्रदेश में जिलेवार रैंकिंग की घोषणा नीति आयोग की तरह जो है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो है मतलब रैंकिंग जारी की जाएगी, पूरे जिलेवार रैंकिंग। तो यह रैंकिंग मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो यह रैंकिंग सतत विकास लक्ष्य के लिए निर्धारित प्रमुख जो है 17 मानक इसमें होंगे। ठीक है, कुल जो है 17 मानक के आधार पर इसको रैंकिंग दी जाएगी जिले को। ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें और भी है, और क्या है कि इसमें जो है ये लिखा हुआ है मुख्य सचिव अमीर सुहानी ने राज्य के सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जो है लक्ष्य को लेकर जिला सूचकांक फ्रेमवर्क तैयार करने को, मतलब जिले में जो सूचकांक तैयार किया जाए उसके लिए फ्रेमवर्क मतलब तैयार करने को कहा है सभी जिलाधिकारियों को। ठीक है,
इसमें क्या क्या अवलोकन किया जाएगा, इसमें जो है गरीबी उन्मूलन हो गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गया, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे सतत विकास लक्ष्य को के विभिन्न आयाम जो है कुल 17 आयाम को इसमें नोट किया जाएगा और उस पर उसके आधार पर जो है रैंकिंग दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे। तो उल्लेखनीय है कि सतत विकास के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। तो उसी के तर्ज पर जो बिहार में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो यह वर्ष 2016 से 30 के लिए वैश्विक एजेंडा है। आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 विकास जो है 17 सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया है और 30 तक के लिए वैश्विक एजेंडा बनाया गया था और इंडिया में जो है 16 को लागू हुआ था ये। अगला न्यूज हमारा है बिहार में बेरोजगारी की स्थिति। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है कि 1 अक्टूबर 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा, किसके द्वारा जो है ये ध्यान रखना है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है। ठीक है, बिहार में अगस्त के मुकाबले सितंबर में 3.6 से बेरोजगारी में कमी आई है। तो ये एक न्यूज़ है, तो इसमें जो है इसलिए इसको कवर किया गया है कि बेरोजगारी में जो है अक्सर बढ़ोतरी होती है बट यहाँ पे जो है मतलब कमी आई है बिहार में, तो इसलिए इसका न्यूज़ बना है। अब मुख्य बिंदु देखें इसमें, तो अगस्त माह में बेरोजगारी 13.6% थी, वही सितंबर माह में 10% हो गई है। ठीक है, 3.6% की कमी हो गई है। यद्यपि बिहार में बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत जो है 6.9% से ज़्यादा है, जो कि एक बड़ी चिंता का कारण है। तो यही है और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे है नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य। ठीक है, ये तो हमेशा से ही रहता है नीति आयोग की रिपोर्ट में। तो इसमें चर्चा में देख लेते हैं क्यों है। तो देश भर में जो है जिला अस्पताल के कामकाज पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें बिहार की स्थिति को सबसे दयनीय जो है बताया गया। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, स्पष्ट है कि बिहार के जिला अस्पताल में बेड की संख्या देश भर में न्यूनतम है। मतलब पूरे देश में जो है बिहार में सबसे न्यूनतम बेड की संख्या है और जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही है, जो प्रति लाख 1 लाख आबादी पर 6 बेड, केवल 6 बेड है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। 1 लाख की आबादी पर केवल 6 बेड है यहाँ पे बिहार में उपलब्ध है, जो कि बहुत ही कम है। होना कितना चाहिए इसमें देख लेते हैं। इसमें रिपोर्ट में दिया हुआ है कि रिपोर्ट में प्रति लाख आबादी पर बेडों की संख्या औसत जो है 22 होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम है इसका, औसत से भी बहुत कम है, 6 बेड है केवल। बेडों की उपलब्धता के मामले में शीर्ष स्थान पर दिल्ली है 59, शीर्ष स्थान पे 59 और कर्नाटक 33 बेड है। ठीक है, न्यूनतम बिहार एवं झारखंड 9 बेड है। झारखंड भी बिहार से अच्छा प्रदर्शन में है। ठीक है, बिहार में औसतन 8 अस्पताल में डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। आगे है बिहार में 1 लाख की आबादी पर क्रियाशील बेड की संख्या के मामले में सदर अस्पताल सहरसा शीर्ष पर है। मतलब क्रियाशील बेड की संख्या में मतलब सहरसा को अच्छा स्थान मिल चुका है इसमें। ठीक है, तो अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। तो ठीक इसमें क्या है कि बिहार सरकार द्वारा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय, ठीक है, के संबंध में गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, इसके लिए है निदेशालय बनाया जाएगा। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, तो निदेशालय के गठन में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजना को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए में इससे जो है आसानी होगी तथा योजनाओं को अच्छी तरह से निगरानी भी की जा सकेगी इसके माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिए कल्याण विभाग से अलग राज्य सरकार की ओर से विशेष विभाग का गठन किया जाएगा और अच्छी तरह से देखा जाएगा इस। ठीक है, तो इसमें है नेक्स्ट है हमारा सभी पंचायत में पुस्तकालय वाला देश का पहला बना पूर्णिया। मतलब सभी पंचायत में पूर्णिया में जो है पुस्तकालय है, तो ये जो है देश का पहला ज़िला बन चुका है। तो ये अच्छा न्यूज़ है एक, पूर्णिया में जो है सभी पंचायत में पुस्तकालय बन चुका है।
तो इसमें हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिला में देश का एक प्रथम जिला बना है जहां सभी ग्राम पंचायत में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान से प्राप्त किताब में से जो है पुस्तकालय खोले गए हैं। तो ये न्यूज़ हमने इससे पहले भी कवर किया है। महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्णिया जिला अधिकारी राहुल कुमार की पहल पर 25 जनवरी के किताब दान अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कनगेर प्रखंड के परोरा पंचायत से की गई। ठीक है, ये न्यूज़ है। तो इस अभियान के तहत साक्षरता के मामले में पिछड़े इस जिले में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आपको पता है कि शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है पूर्णिया जिला, सबसे लोएस्ट जो है यहाँ पे साक्षरता है। अगला न्यूज़ है गंगा डॉल्फिन की गणना। तो गणना 5 अक्टूबर 2021 को भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा गंगा डॉल्फिन दिवस के पर जो आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जो है डॉल्फिन गणना की घोषणा की है। और ये किया जाएगा, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो सुल्तानगंज से लेकर कालगांव तक करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में जो है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसके तहत जो है किया गया है। ठीक है, और डॉल्फिन की गणना वैज्ञानिक, वन विभाग, गैर सरकारी संगठन, विशेषज्ञ तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आगे देखते हैं। तो गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और IUCN की रेड लिस्ट में यह लिप्तप्राय में जो है श्रेणी में गंगा डॉल्फिन को रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है गंगा जल उद्दाह योजना। तो इसमें है 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल उद्दाह योजना के कार्य की समीक्षा की गई है। तो इसमें जो है समीक्षा की गई, इसका मतलब इससे पहले ही बन चुका था ये। ठीक है सर। समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि मूल योजना का कार्य जो है मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2021 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें क्या है, हाथी द मोहनाजे तेतर अबगिल्ला कुल 150 किलोमीटर की पाइपलाइन से लगभग 118 किलोमीटर पाइप बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो इसमें क्या है कि गंगा जल उद्दाह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से ज़िले हैं इसमें इसके तहत। तो ये है राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के ज़िले को जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय में 2 नए जज की नियुक्ति हुई है। ये कोई खास है नहीं, तो उसका आप नाम सिर्फ देख लीजिए कि पटना उच्च न्यायालय के महानिदेशक नवनीत कुमार पांडे तथा रजिस्ट्रार विजिलेंस सुनील कुमार पवार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास नहीं इसमें। नेक्स्ट है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ये क्या है कि हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एवं रिसोर्स यूनिट का गठन किया जाएगा और कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। ये जो है औषधि की जैसे कि बहुमूल्य औषधि है, इसका अत्यधिक ज़रूरत होता है, तो उसका जो है उसका मूल्य का जो है निर्धारण किया जाएगा, प्राइस को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि कई लोग जो है उसे बढ़ाकर दाम में बेच लेते हैं, तो उसका जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो इसमें क्या है, राज्य में दवाओं की कालाबाजारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालय द्वारा इसके अधीन गठन किया जाएगा। इसके लिए जो इसके अधीन नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई जो है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी। इसमें देखिए दवाई का नाम दिया है, तो कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवा का मूल्य नियंत्रण किया जाएगा और इसका मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, दवाओं की गुणवत्ता एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता को जागरूक करना भी इसका कर्तव्य होगा। ठीक है, इस तरह के यूनिट निर्माण करने वाला बिहार जो है देश का 16वां राज्य होगा,
इससे पूर्व यूपी, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में इस तरह का यूनिट गठन कर चुका है, इन्होंने किया है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार देश का पहला राज्य जहां सभी घर में प्रीपेड मीटर लगेंगे। ये भी आपने सुना होगा न्यूज, 2025 तक इसे पूरा करना है। तो इसमें क्या है खास न्यूज, तो बिहार कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी घर में प्रीपेड मीटर लगाने के संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसमें खर्चा कितना आएगा देख लेते हैं। तो 1100 करोड़ रुपये का खर्चा है और अगले 42 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला मुख्य बिंदु है, परियोजना का पूरा होते ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, जहां सभी घर में प्रीपेड मीटर लगेंगे। प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, मतलब कुल जो है नॉर्थ बिहार हो गया, साउथ बिहार हो गया और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी कॉरपोरेशन हो गया और EEL हो जाएगा, एनर्जी एफिशिएंसी EES यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। ये जो है कुल इतना है, इसके द्वारा जो है लागू किया जाएगा। इसमें क्या है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि बिल्कुल नहीं ली जाएगी। खर्च का वहन बिजली कंपनियां करेगी। स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ता को बिजली बिल में 3% की छूट दी जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि 3% जो है छूट दी जाएगी लगाने पर। अगला न्यूज है अमित खरे। तो ये कौन है, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अमित खरे की प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया। तो ये जो है 85 के बिहार झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने बिहार में के चारा घोटाला को उजागर किया था अमित खरे। ठीक है, और देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नया स्वरूप देने का महत्वपूर्ण इसमें इसका योगदान रहा है अमित खरे का। अगला न्यूज है, बिहार में डायरिया का प्रकोप। तो बिहार के औरंगाबाद के बाद पश्चिमी चंपारण जिले में डायरिया का मामला तीव्र वृद्धि यहाँ पे देखा गया था। ठीक है, ये कुछ खास न्यूज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह। ठीक है, शताब्दी समारोह मनाया गया। तो 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे है इसका प्रमुख बिंदु क्या है कि 25 फीट ऊंचे इस स्मृति स्तंभ की स्थापना जो है मुख्य भवन के 100 वर्ष पूरे की याद में जो है बनाया जा रहा है। और विधानसभा का यह भवन 1920 के मार्च महीने में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 1920 में मार्च महीने में। आगे है, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को 1920 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 7 फरवरी 1921 को विधानसभा के नवनिर्मित भवन में पहली बैठक हुई थी। वर्तमान में 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक वहाँ पर जो है हुई थी। ठीक है, आगे है 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने गवर्नर के तौर पर भाग लिया था और अंग्रेज के समय यह भवन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आज़ादी के बाद हुए चुनाव के बाद 1952 में पहली बार विधानसभा की बैठक हुई। तब विधानसभा में 331 सदस्य थे और वर्तमान में आपको पता है कि 243 सदस्य हैं और इसमें कुछ खास नहीं है, PDF में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है विपश्यना ध्यान। ये क्या है, बिहार विधानसभा भवन 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपश्यना ध्यान के लिए 15 दिन की छुट्टी, सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना जंक्शन के पास बुद्धा स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। इसमें शामिल होने वाले इच्छुक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को सरकार की तरफ से 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी।
बुद्धा स्मृति पार्क में करुणा स्तूप बुद्ध स्मृति संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। इससे पहले मेडिटेशन केंद्र बनाया गया था, बाद में फिर विपश्यना केंद्र बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आगे देख लेते हैं। तो इसमें इस केंद्र में जो है 10 दिन का रहना खाना बिल्कुल फ्री होता है। फिलहाल बिहार के 5 जगहों में पर विपश्यना केंद्र चल रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि 5 जगह पर जो है विपश्यना केंद्र चल रहे हैं। इसमें पटना के अलावा जो है बोधगया, मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली में भी सेंटर बनाया गया है। पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर और नालंदा और वैशाली। अगला है न्यूज कृषि यंत्र बैंक। तो इसमें देखें तो 23 अक्टूबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रबी महाभियान प्रारंभ करते ही कृषि विभाग ने इसके लिए विभिन्न योजना की घोषणा की है। तो कृषि यंत्र बैंक बनाया जाएगा। कृषि विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा जो है 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 13 जिलों में जो है 328 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस यंत्र बैंक की स्थापना बिहार के नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे आकांक्षी जिले में की जाएगी। तो ये कुल 13 जिले हैं जिसमें जो है 328 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं कि कृषि यंत्र बैंक के लिए सरकार 80% अनुदान देगी। ठीक है, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये तय की गई है। अगला न्यूज है मनरेगा कार्य में महिलाओं की 54% हिस्सेदारी। ठीक है, तो हाल ही में प्रकाशित आंकड़े के अनुसार बिहार के मनरेगा कार्य में महिला की हिस्सेदारी पुरुष की तुलना में अधिक है 54% है। ठीक है, तो इसमें और देख लेते कुछ प्रमुख बिंदु। तो इसमें जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभी तक राज्य में 10 करोड़ 23 लाख रोजगार दिवस का सृजन हुआ है, जिसमें महिला की भागीदारी 54% रही है। ठीक है, इसमें निबंधन कराने वाले पुरुष की भागीदारी मात्र 42.83% है, वही महिला का भागीदारी 57.17% है। ठीक है, तो इतना ही तक था अक्टूबर का। अब देखते हैं नवंबर। तो आइए अब देखते हैं नवंबर का न्यूज। तो नवंबर में पहला न्यूज हमारा है तो वैक्सीन मित्र चैटबॉट। ठीक है, 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है वैक्सीन मित्र चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। तो इसका क्या है ये, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो बिहार सरकार ने यह चैटबॉट मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के साथ मिलकर लॉन्च किया है। यह जो है चैटबॉट जो है पूछा जा सकता है कि किसके सहायता से ये लॉन्च किया गया है, तो व्हाट्सएप के सहायता से लॉन्च किया गया है। तो यह व्हाट्सएप API प्लेटफॉर्म की नवीनतम सहज क्षमता के साथ बनाया गया है, जो उपयोगकर्ता को त्वरित उत्तर चुनने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये जो है चैटबॉट तैयार किया गया है और इसके लिए मदद कौन कर रहा है, तो व्हाट्सएप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें और क्या है कि दोनों भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। और इसमें क्या होगा कि टीके के बारे में जो है जागरूकता पैदा करने में मदद करता है और निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी उपलब्ध यह जो करवाएगा। तो इस चैटबॉट का प्रयोग करने के लिए व्हाट्सएप प्रयोगकर्ता को इतना नंबर पर हाई लिख कर भेजना होगा, तो उधर से अपने आप रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। तो इसमें क्या है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में विकास वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्य की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो है बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है। मुख्य बिंदु है इसमें कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स बेंगलुरु आधारित एक थिंक टैंक है। ठीक है, बेंगलुरु आधारित एक थिंक टैंक है
पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता है यह, ठीक है। और इसकी गणना जो है 3 आधारभूत स्तंभ इक्विटी, विकास वृद्धि और संधारणीयता के आधार पर की जाती है, ठीक है। 3 आधार है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स निकालने के लिए। और इस सूची में इक्विटी के स्तंभ में बड़े राज्य की सूची में बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, जबकि गुजरात को प्रथम एवं उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पायदान पर, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में जो है अंतिम पायदान पर है और बिहार को जो है 12वां स्थान प्राप्त हुआ है और गुजरात को वहीं प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विकास, ठीक है। अब पहले हमने देखा कि इक्विटी स्तंभ वाले में जो है बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं विकास वृद्धि स्तंभ में जो है बिहार को अंतिम स्थान यहाँ पे विकास वृद्धि के स्तंभ में मिला हुआ है और प्रथम स्थान पे इसमें जो है तेलंगाना है, ठीक है। उसके बाद संधारणीयता स्तंभ वाले में जो है बिहार राज्य में जो है 17वां स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों मतलब अलग अलग इंडेक्स पे जो है इंडेक्स दिया गया है, इसमें जो है तीनों आधार में इंडेक्स बताए गए हैं। तो इसमें इक्विटी में जो है देख लेते हैं 12वां स्थान, विकास वृद्धि में 18वां स्थान जो कि अंतिम है और संधारणीयता में जो है 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ओवरऑल रैंकिंग में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल रैंकिंग में केरल प्रथम स्थान, तमिलनाडु सेकेंड स्थान और बिहार उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम पायदान पर है। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा, पटना में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले को मिलेगा इनाम। तो ये कोई खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लेते प्रमुख बिंदु। दूसरी डोज को बढ़ावा देने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा यह आयोजित किया गया है, ये आप सभी को पता ही है। तो इस तरह से जो है लकी ड्रॉ मतलब शामिल हो सकते, लकी ड्रॉ किया जाएगा और इसके तहत पुरस्कार निम्नवत है। प्रथम पुरस्कार बजाज पल्सर होंडा एक्टिवा, द्वितीय पुरस्कार 32 इंच की LED टीवी और तृतीय पुरस्कार एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और चौथा जो है सातवां पुरस्कार जो है प्रेशर कुकर दिया जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा, 6ठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। तो यह जो है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अवस्थित जो है, यहाँ पे देखें तो बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है 7 से 9 नवंबर तक चला था और इसका आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय तथा इंडिया फाउंडेशन के मतलब संयुक्त रूप से इसके द्वारा किया जा रहा है। इसका थीम है कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं, ठीक है। इसमें आगे कुछ बिंदु देख लेते हैं। तो इसमें उपराष्ट्रपति ने कहा कि शेयर एंड केयर भारतीय दर्शन का मूल तत्व है तथा भारत विजेता बनने को नहीं बल्कि ज्ञान बांटने को लेकर विश्व का गुरु बना था, जिसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। इस तरह से जो हुआ था। आगे देखते हैं, बिहार के 8 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, 8 हस्ती को मिला है। तो इसमें कौन कौन है ये देख लेते हैं सिर्फ। इसमें है डॉक्टर सुजय कुमार गुहा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से, डॉक्टर श्री विमल कुमार जैन सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती शांति जैन कला क्षेत्र में, श्री डॉक्टर शांति राय चिकित्सा में, श्री श्याम सुंदर शर्मा कला क्षेत्र में, रामजी सिंह सामाजिक क्षेत्र में और वशिष्ठ नारायण सिंह मरणोपरांत मिला हुआ है, मरणोपरांत मिला है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, ठीक है। ठीक है, तो ये जो 7 था कुल पद्म पुरस्कार और एक पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो ये देखिए पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में उसकी सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया और ये कुल 7 जो थे ये पद्म पुरस्कार थे, ठीक है। हालांकि अभी 2000 अगला भी आ गया है, तो इसमें 2020 में जो है 147 पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें कुल 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री शामिल है।
आगे है बिहार के 5 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार 2021। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें 5 हस्ती कौन कौन है, तो 5 हस्ती को मिला है। तो इसमें जो है 4 हस्ती को पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। तो कौन है, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार और मृदुला सिन्हा, ये मिला है। और इसके अलावा जो है रामविलास पासवान को जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें है नवंबर 2020 के लिए बिहार के कुल 8 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, और वहीं 2021 के लिए देश में कुल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो तो पुराना वाला था, हालांकि बाद में ही जारी हुआ है, लेकिन 2021 वाला आपसे पूछा जा सकता है कि 119 हस्तियों को पद्म और 119 हस्तियों को कुल पुरस्कार मिला है। उसमें जो है पद्म विभूषण 7 और पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102 को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में जो है मुसहर बच्चों के लिए जो है काम करने वाले डॉक्टर शंकर नाथ झा को, ये ध्यान रखिएगा, तो मुसहर बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो कार्य किया था, तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शंकर नाथ झा, ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसके बारे में देख लेते हैं। शंकर नाथ झा जो है जमुई में 56 केंद्र चला रहे हैं, जिसमें जो है 5500 मुसहर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जमुई के हैं शंकर नाथ झा। आगे है स्कॉच गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड। तो इसमें क्या है कि हाल ही में वर्चुअल रूप से आयोजित 75वें स्कॉच सम्मेलन बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, किसके लिए मिला हुआ है, तो वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चल रही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को जो है स्कॉच संस्थान द्वारा रजत पुरस्कार प्राप्त किया, मतलब दिया गया है। ठीक है, इसमें प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो बिहार को यह अवार्ड लोक सेवा की ऑनलाइन प्रदायगी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये जो है स्कॉच अवार्ड गोल्डन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बिहार ई लोक सेवा के रूप में अपनाए गए नवाचार की अनूठी पहल के जो है क्रियान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है असर रिपोर्ट। ये क्या है, तो 16वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण 2021 जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालय के नामांकन में वृद्धि हुई है, ये बताया गया इस रिपोर्ट में। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चे की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% की वृद्धि हुई है। अगला है 2020 में बिहार के सरकारी विद्यालय के नियमित बच्चे की संख्या परसेंटेज है 76.9% थी। अगली न्यूज़ की बात करें तो अगला न्यूज़ है बिहार एथलेटिक्स मीट। तो ये क्या है कि आयोजित बिहार एथलेटिक्स मीट का खिताब रोहतास की टीम ने जीत लिया है। तो ये है क्या, इसमें देख लेते हैं, प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो इसमें जो है LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में आयोजित 87वें बिहार जूनियर व सीनियर एथलेटिक्स मीट का ओवरऑल खिताब जो है रोहतास की टीम ने जीता है। वही मुजफ्फरपुर टीम ने ओवरऑल रनअप का खिताब हासिल किया है। ठीक है, ये है। अगला है न्यूज़ लोग की शिकायत सुनने में किशनगंज रहा अव्वल। तो ये न्यूज़ है कि मतलब लोगों की शिकायत सुनने में जो है किशनगंज जिला जो अव्वल रहा है। ठीक है, इसमें जो है अंक जो प्रदान किया गया था ये देख लेते हैं। तो रैंकिंग में किशनगंज को 86% अंक के साथ प्रथम स्थान दिया गया था।
वहीं 77 अंक के साथ गया जिले को दूसरा स्थान पे और वैशाली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, गया को दूसरा और वैशाली को तीसरा और किशनगंज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे नीचे स्थान पे जो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला करंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। इसमें क्या है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 राज्य की रैंकिंग में बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा था ये बिहार को 17वां स्थान ऑल ओवर रैंकिंग में मिला था। तो इस रैंकिंग में बिहार को नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब सुधार हुआ है काफ़ी। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम और पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान 28वां स्थान है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वेक्षण में जो है छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर की सूची में देखें तो कुल 48 शहरों की राज्य की राजधानी में 48 शहर में जो है मतलब पीछे से चौथा स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि 44वीं रैंक प्राप्त हुई, जबकि पिछली बार 47वीं यानी कि मतलब लास्ट रैंक प्राप्त हुई थी। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा वाली आबादी में जो है 48वां स्थान जो है पटना को मिला है, 44वां स्थान पटना को मिला है। और 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहर सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के सुपौल को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहर सिटीज फीडबैक कैटेगरी में सुपौल को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देश भर में यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। उसके बाद है अगला है गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की सूची में मुंगेर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि राजधानी पटना तृतीय स्थान पे है। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो है गंगा के शहर मतलब गंगा के किनारे वाले शहर में मुंगेर को द्वितीय स्थान और पटना को तृतीय स्थान। अब देखते हैं नेक्स्ट करेंट। तो नेक्स्ट है बिहार को मिला नया एक्सप्रेसवे। तो कौन कौन सा है? तो हाल में केंद्र सरकार ने गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक नए एक्सप्रेसवे निर्माण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, जिसका अधिकतर हिस्सा बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरेगा। तो ये एक्सप्रेसवे कहाँ से गुजरेगा? तो ये ध्यान रखिएगा आप, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज जिले से जो गुजरेगी। ठीक है, और इसका बिहार में कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, ये देखिएगा। और ये एक्सप्रेसवे पूरा संपूर्ण हिस्सा जो है ग्रीनफील्ड होगा। इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच आवागमन द्रुत एवं सरल हो जाएगा इसके तहत। अगला न्यूज हमारा है राष्ट्रीय पारिवारिकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां जो है बिहार में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो इसमें NHFS 4 में जो है 5 में जो है बताया गया है कि लिंगानुपात में जो है बिहार में वृद्धि हुई है। तो इसके बारे में देखें तो कितनी वृद्धि हुई है? तो 1062 से 1090 हो गया है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या प्रमुख बिंदु इसमें दिया गया है। तो बिहार में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात केवल 982 है। ठीक है, ये दर्शाया गया है, बताया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1011 है, 1111 है। ठीक है, और सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पे देखिए, सर्वेक्षण के अनुसार जो है 15 से 49 आयु वर्ग की महिला में साक्षरता दर केवल 55% है, जो कि चिंता का कारण है। ठीक है, उसके बाद आगे पॉइंट देखें तो शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण में 48.1% था, मतलब 48.1 था शिशु मृत्यु दर, वही जो घटकर जो है 46.8 हो गया है प्रति 1000 में। ठीक है, अगला है पॉइंट परिवार नियोजन के मामले में भी सुधार हुआ है, ये देखिएगा। तो 4 में जो है 4 में कितना था? 24.1% महिला का परिवार नियोजन हो चुका था। और यहाँ 5 में देखिए काफ़ी वृद्धि हुई है, 55.8% परिवार नियोजन हो चुका है बिहार में। ठीक है, अगला पॉइंट है 63% महिलाएं जो है एनीमिया के शिकार थी पिछले सर्वेक्षण में, और इस सर्वेक्षण में 60% जो है मतलब 3% का गिरावट आया है एनीमिया के शिकार में। ठीक है, और आगे देखते हैं कुल प्रजनन दर में भी पिछले सर्वेक्षण में 3.4 से घटकर 3% मतलब 3 हो गया है,
3.4 पहले पिछले सर्वेक्षण में था और 3 अभी रह गया है, मतलब फर्टिलिटी रेट में। अगला है SDG शहरी सूचकांक 2021 में पटना का खराब प्रदर्शन रहा है शहरी सूचकांक में। तो इसमें जो पटना को 56 शहर में जो है 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पटना को परफॉर्मर श्रेणी 50 से 64 में रखा गया है। परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है पटना को। 56 शहर में से 52वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि काफ़ी खराब स्थिति है। नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया है, प्रथम बार जारी किया गया है। और 56 नगरीय क्षेत्र को 77 सूचकांक में प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर, मतलब कुल जो है 77 सूचकांक के आधार पर जो है रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें सर्वाधिक अंक शिमला है। शिमला को सर्वाधिक अंक मिला है और पटना को इतना स्कोर प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में शहर को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एक्सपीरियंट। मतलब परफॉर्मर की श्रेणी में पटना है, ये ध्यान रखिएगा, 4 श्रेणी में। सतत विकास लक्ष्य SDG 1 शून्य गरीबी के प्राप्ति के मामले में पटना को केवल 45 स्कोर प्राप्त हुआ है, जबकि SDG लक्ष्य 8 को प्राप्त करने के मामले में पटना को सबसे खराब प्रदर्शन किया है पटना ने, और केवल जो है 17 स्कोर मिला है। किस चीज़ को, मतलब SDG 8 को प्राप्त करने में केवल जो है 17 मतलब रैंक मिला है, स्कोर मिला है। SDG 12 में जो है पटना का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 स्कोर प्राप्त किया है, 100 स्कोर। SDG 12 में क्या है, सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना। ठीक है, अब देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। तो इसके अनुसार बिहार देश का सबसे गरीबी राज्य है। ठीक है, ये जो है जारी किया गया था हाल ही में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है इसमें। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91% जो है जनसंख्या गरीब है। वहीं केरल राज्य की न्यूनतम गरीबी राज्य है, केरल राज्य में है न्यूनतम गरीबी है। इसमें जो है और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बिहार में 51.88% जनसंख्या कुपोषण के शिकार है। ठीक है, 51.88%, 91% गरीब है, जबकि 51.88% जो है कुपोषण के शिकार है। वही सिक्किम देश सबसे कम कुपोषित राज्य है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और देख लेते हैं। तो इसमें जो है बहुआयामी सूचकांक में बिहार 0.265 स्कोर प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 0.286 एवं शहरी क्षेत्र में जो है 0.117 बताया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं जिलेवार रैंकिंग। तो बिहार के किशनगंज सबसे गरीब जिला। ठीक है, 64.75% गरीब जनसंख्या यहाँ पे है किशनगंज में। ठीक है, सबसे गरीब जिला ये है। वहीं अररिया, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण एवं सुपौल सर्वाधिक गरीब जिले हैं। ठीक है, इसके बाद रैंकिंग में है अररिया, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण और सुपौल सर्वाधिक गरीब जिले हैं। तो पटना सबसे कम गरीब जिला है, जहां 29.20% जनसंख्या गरीब है। वहीं भोजपुर सेकेंड स्थान पे, सिवान तृतीय स्थान पे, रोहतास और मुंगेर क्रमशः है। ठीक है, अगला न्यूज़ है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 27 नवंबर 2021 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मेले में बेहतर प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित करने के लिए पवेलियन व कल्याण कलाकार को 6 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। 24 राज्य की प्रदर्शनी के बीच बिहार राज्य के पवेलियन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, अब अगला न्यूज़ देखते हैं। बिहार द्वारा NTPC बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की इकाई 1 का लोकार्पण किया है। नीतीश कुमार द्वारा NTPC बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की इकाई 1 का लोकार्पण किया है।
तो इसमें क्या है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 600 मेगावाट की 3 यूनिट स्थापना करने का निर्णय ऊर्जा विभाग के द्वारा लिया गया था, जिसमें पहली यूनिट से उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे यूनिट का उत्पादन 2022 के एवं तीसरी यूनिट 2023 तक प्रारंभ कर दिया जाएगा।